बच्चों देखो, कल हमने फर्स्ट चैप्टर थोड़ा समझ लिया था, ठीक है। इसी में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। मैं शायद वीडियो एक साथ ही दे दूंगा आपको, दोनों फर्स्ट चैप्टर पूरा मिला के दूंगा। तो कल हमने जो भी चीज़ें सीख ली थी फर्स्ट चैप्टर में, आप देख लेना उसमें पहले क्या क्या था। हम सीधे सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं इसका। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या समझना है, अवस्था परिवर्तन, जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, जो आपको पता होना चाहिए। बहुत आसान टॉपिक है ये वाला भी, तो जल्दी से इसको समझेंगे हम। क्या अवस्था परिवर्तन? तो तीन अवस्था होती हैं पदार्थ की, तीन अवस्था होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, तीन ही होती हैं क्या ये? फिर पांच होती हैं। ठोस, द्रव, गैस, ये तीन है बेसिकली, आपको यही तीन पता है। तो आप मुझे बताओ, जब द्रव से कोई चीज गैस में परिवर्तित होती है तो इसको क्या कहा जाता है? जब कोई चीज द्रव से गैस में परिवर्तित हो रही है तो इसको क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मतलब कौन सी अवस्था परिवर्तन में? क्या? बाष्पन। बाष्पन हो रहा है, द्रव द्रव बाष्पित हो गई तो बनता है गैस, तो क्या बोलेंगे? बाष्पन। और गैस अगर द्रव में परिवर्तित हो रही है तो इसको क्या बोला जाएगा? हाँ, नहीं नहीं, वाष्पन क्यों? अरे गैस द्रव में परिवर्तित हो रही है, गैस है, भाप है, भाप वापस द्रव बन रही है, तो उसको वाष्पन क्यों कहेंगे? वाष्पन तो जब पानी उबलता है तो वाष्पन हो रहा है, पानी उबल के भाप बन रहा है तो वाष्पन हो रहा है। लेकिन वाष्प वापस पानी बन जा रही है, जैसे कि वो होते हैं ऊपर बादल, बादल क्या गैस होते हैं? हाँ, संगनन। देखो मेरी एक बात समझना है यहाँ से बहुत जल्दी से, सघन और विरल दो चीज समझते हो आप? सघन और विरल क्या होता है? कोई चीज सघन कब होती है और विरल कब होती है? सघन मतलब सघन ठोस, जब कोई चीज ठोस होती जा रही है तो वो सघन होती जा रही है, और कोई चीज थोड़ी हल्की होती जा रही है, दूर दूर उसके कण फैल रहे हैं, तो वो विरल होती जा रही है। सघन मतलब ठोस होना किसी चीज का, विरल मतलब हल्का होना। हल्का वो नहीं जो सुबह होते हो आप, हल्का मतलब डेंसिटी कम होना, ठीक है। तो सघन और विरल दो चीज हो गई। तो अब जब गैस वापस द्रव में बदल रही है तो क्या हो रहा है? सघन हो रही है। जब गैस होती है, गैस के कण तो दूर दूर होते हैं, अगर आप इसके कण को पास पास करोगे तो ये द्रव बन जाएगी, ये गैस क्या बन जाएगी? द्रव। कैसे? दो तरीके हैं करने के, या तो इसका टेम्परेचर गिरा दो, तापमान गिरा दो, या फिर दाब बढ़ा दो, दाब बढ़ा के इनके जो कण है उसको पास पास कर दो तो द्रव बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? बस सघन कर रहे हैं, संघनन। क्या कर रहे हैं? संघनन। समझ आ गई बात? जब द्रव से ठोस बनता है तो क्या कहते हैं इसको? जब कोई द्रव है ठोस बन जाए, जैसे पानी है, बर्फ बनाते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? हाँ, क्या? रबड़? क्या? द्रवण? नहीं, दिमाग खराब है। जमना? भाई द्रव से जब ठोस बन रहा है तो जम रहा है वो, लेकिन अगर ठोस से द्रव बन रहा है तो उसी द्रवण के पीछे पड़ गए हो। क्या कह रहे हो? पिघलना? हाँ बिल्कुल सही बात है, पिघलना भी कह सकते हैं, पिघल, लेकिन इसी को बोला जाता है द्रवण, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? संगलन भी बोलते हैं इसको, संगलन। गल रही है कोई चीज, ठोस से द्रव बन रही है, मतलब गल रही है, बर्फ गलती है तभी तो उसको वो पानी बनती है, ठीक है। तो संगलन भी कहा जाता है उसे। क्या हो गया? तो संगलन भी कहा जाता है इसको। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये इसमें तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वाष्पन, द्रव बाष्प बन गया, पानी भाप बन गया, वाष्पन, भाप वापस जल बन गई। संघनन, द्रव ठोस बन गया, जमना, ठीक है। ठोस द्रव बन गया, पिघलना, द्रवण, द्रव बनना, या फिर संगलन, गलना, ठोस का गलना, एक ही चीज है सब। जब गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है तो क्या कहते हैं? पूजा करके आए हो, आज नौमी है, कपूर तो जलाया होगा अपने घर में,
जो पूर का कर गया है, कपूर आपने जलाया होगा, कपूर जब जलाया होगा सीधे भाप बन गया होगा, पता ही नहीं कहाँ गड़ गया वो कपूर। हाँ, ऊर्ध्वपातन, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछ सकता है जब गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है। उदाहरण भी पूछ सकता है, ऊर्ध्वपातन कौन कौन से जो तत्व हैं जिनका ऊर्ध्वपातन होता है, कौन कौन से बताओगे? चलो पहले बाद में बात करेंगे इसके बारे में। चलो भी बताओ कौन कौन से तत्व हैं जिनका ऊर्ध्वपातन होता है? किसका? अगरबत्ती नहीं, वो राख बचती है ना उसकी। हाँ, तो फिर ऊर्ध्वपातन नहीं बोला जाएगा उसको। ऐसा तो आप लकड़ी का भी कह दोगे ऊर्ध्वपातन हो जाता है, राख बचती है भाई उसकी, उसमें जो जलने वाली चीज़ होती है उस चीज़ का वो जल जाती है, भाप बन जाती है, धुआं उड़ जाता है। लेकिन लकड़ी तो बचती है ना, धुआं उसका राख बचती है, लकड़ी का ऊर्ध्वपातन नहीं कह सकते आप, ना ही आप अगरबत्ती कह सकते। कपूर का होता है, किसका ऊर्ध्वपातन होता है? कपूर का। और किसका होता है? अरे कंडे की भी राख बचती है। और किसका होता है? आयोडीन। किसका? आयोडीन का भी ऊर्ध्वपातन होता है। अभी सेकंड चैप्टर शुरू होगा, सेकंड में या फिर फर्स्ट में, एक सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वाला उसका हो गया, सेकंड इसका हो गया। हाँ, सेकंड में इसी में बता दूंगा सेकंड वाले। अभी ये वाला चैप्टर तो अभी देख लो। अभी सेकंड चैप्टर जब आएगा उसमें पता है आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़नी पड़ेंगी। क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी? कि गुण पढ़ने पड़ेंगे, तत्वों के गुण, तत्वों के गुण। अच्छा, धातु अधातु में बताया था मैंने ये सब। धातु अधातु में आप सीखोगे, क्या सीखोगे? कि कौन से ऐसे तत्व होते हैं, धातु कौन सी होती है, धातु कौन सी होती हैं, और मतलब वो सारी प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, आघात वर्धिता, तन्यता, कौन ज़्यादा विद्युत का सुचालक है, कुचालक है, धातु में तो पढ़े थे, वो सारी प्रॉपर्टी भी देखेंगे वहाँ पर हम। ऐसे कौन कौन ठोस अवस्था में होता है, कौन द्रव अवस्था में होता है। आयोडीन क्या है, धातु है अधातु है? अधातु में आता है और ठोस होता है आयोडीन। मैंने बताया था हैलोजन्स, हैलोजन कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे बढ़ते आएंगे, ये गैस है, ये आपका द्रव है, और ये ठोस है। तो ये एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, केवल एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, और केवल एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में होता है। धातु कौन सा है? धातु कौन सा है जो द्रव अवस्था में रहता है? मरकरी, पारा, पारा, पारा मतलब Hg। कैसी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। हाँ, ठीक है, तो ये भी ठोस नहीं, द्रव अवस्था में रहता है। तो कपूर, इनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। आयोडीन, नेफ्थलीन, किसका? नेफ्थलीन, यार पता नहीं कैसे लिखेंगे, देख लेना, समझ जाओगे आप। नेफ्थलीन, ठीक है, शायद ऐसे ही कुछ लिखा होगा, पा भी आएगा शायद, नहीं आएगा? क्या? एंथ्रोसिन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन है, एंथ्रोसिन अलग चीज होती है। नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। कैसे पता है? ये आपने देखा भी होगा। नेफ्थलीन पता है कहाँ पर? नेफ्थलीन बॉल होती हैं। कहाँ होती है नेफ्थलीन बॉल? आपने वो देखो, ओडोनिल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कभी वॉशरूम में टंगा देखा हुआ आपने? ओडोनिल नहीं, हाँ जो भी होता है, नाम नहीं पता, वॉशरूम में टंगा रहता है, उससे खुशबू आती रहती है, और लेकिन वो कुछ टाइम के बाद गायब हो जाता है उसमें से। वो क्यों? धीमे धीमे करके उसका ऊर्ध्वपातन होता रहता है, ऊर्ध्वपातन होता है तो स्मेल वो छोड़ता रहता है, और वो ठोस से सीधे बाष्प में बदल जाता है। 1 महीने बाद उसमें कुछ नहीं बचता, तो नेफ्थलीन का होता है वो। ठीक है, और भी होते हैं कुछ, फिलहाल आप ये देख लेते हैं और कौन कौन से होते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख लो बच्चों इसमें, बाकी काफ़ी है। शुष्क बर्फ, ठोस CO2, शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस CO2। तो ये सबका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। इनमें से कोई एक ही एग्जाम्पल, कोई एक ही ऑप्शन में दे रखा होता है, बाकी सब और कुछ दे रखे होंगे, तो आप ये वाला टिक कर देना। समझ गए आप? तो इधर आ जाते हैं हम वापस। तो ये ऊर्ध्वपातन, गैस से ठोस का बनना ऊर्ध्वपातन कहलाता है।
ठोस से गैस का बनना क्या कहलाता है? हम्म, हम्म। है नहीं, ऊर्ध्वपातन भी बोल देते हैं, लेकिन इसको लेकिन निक्षेपण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निक्षेपण। ठीक है, याद रहेंगी सारी चीजें, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है इसमें। आसान सा टॉपिक था ये, जो कि आपको समझ आ गया होगा। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, निक्षेपण या फिर लिख लो इसको ऊर्ध्वपातन भी, सिर्फ ऊर्ध्वपातन ही कह देते हैं। अगर निक्षेपण लिखा हो तो निक्षेपण लगाओगे, नहीं तो ऊर्ध्वपातन भी कह सकते हो। सही बात है। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक स्टेट और बताई थी आपको, प्लाज्मा बताई थी। हाँ, गैस से प्लाज्मा का बनना क्या कहलाता है? प्लाज्मा क्या होता है? पहले डेफिनेशन बताई थी मैंने। प्लाज्मा किसे कहते हैं? कौन सी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था? हाँ, गैस अवस्था। गैस अवस्था तो गैस हो गई, प्लाज्मा क्यों हुई फिर? वो गैस में क्या चेंज आने पे उसको प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है? हाँ, आयनीकृत। जब गैस को आयनीकृत, जब बहुत ज्यादा ऊर्जा दे दी जाती है, आयनीकृत हो जाती है गैस, तो उसको प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आयनीकरण। जब गैस का क्या हो जाए? आयनीकरण हो जाता है, तो उसको प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। बना लो चार्ट पूरा का पूरा फटाफट। अब बच्चों, दो टर्म है जो आपको, दोनों एक ही टर्म है लेकिन दो तरीके से वो आपको सीखना है। गुप्त ऊष्मा। क्या? ऊष्मा क्या होता है भाई ये गुप्त ऊष्मा? गुप्त मतलब छुपी हुई, ऊष्मा मतलब ऊष्मा। अब होता क्या, बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, जल्दी से समझेंगे और बहुत ध्यान से। जैसे मेरे पास मान लो पानी है, बर्फ बना हुआ है। कैसा है? बर्फ बना हुआ है। कितना तापमान है इसका? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? बर्फ ही होगा -10 पे। तो हमने इसको नीचे से गर्म करना शुरू किया, इसमें एक थर्मामीटर डाल रखा है, हमने गर्म करना शुरू किया। हर 1 सेकंड में क्या होता है, इसका तापमान 1 बढ़ जाता है। तो जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो -10 से कितना हो जाएगा 1 सेकंड बाद? -9, फिर -8, -7, धीमे धीमे करके हर 1 सेकंड में 1 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कभी ना कभी जाके 0 भी होगा फिर। ठीक है, एक टाइम पे हर 1 सेकंड में घटता घटता -1 होगा, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर अगले 1 सेकंड बाद क्या होगा? 1 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम तक, जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ होगी ना, तो कुछ टाइम तक कुछ ऊष्मा इसका तापमान बढ़ाने में खर्च नहीं होगी, इसकी केवल अवस्था परिवर्तन करने में खर्च होगी। समझ पा रहे हो? सॉरी, क्या कहा मैंने ये कहा कि कुछ टाइम तक क्या होगा कि कुछ इसकी ऊष्मा क्या होगी, अवस्था परिवर्तन करने में खर्च होगी, तापमान नहीं बढ़ाएगी, इसका तापमान नहीं बढ़ाएगी। 0 पे जब ये बर्फ होगी, 0 पे बर्फ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल, इसमें कुछ ऊष्मा जाएगी। देखो -2 होगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 से 0 होगा, 0 से फिर 1 होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 0 बर्फ, 0 जल, इसमें भी कुछ टाइम लगेगा। मान लो ये सब 1 सेकंड में हो रहा है, 1 सेकंड, लेकिन यहाँ पर भी 1 सेकंड किसमें? केवल अवस्था परिवर्तन में लग जाएगा, बर्फ से जल बनने में। समझ पा रहे हो? फिर 1 होगा थोड़ी देर बाद। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से हमें क्या बताया, कुछ ऊष्मा केवल अवस्था परिवर्तन करने में खर्च हो रही है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है? किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने में खत्म होने वाली या फिर इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अवस्था परिवर्तन करने में 2 तरीके की होती है ये गुप्त ऊष्मा। एक तो होती है संगलन की गुप्त ऊष्मा, और एक होता है वाष्पन की।
वाष्पन की, क्या मतलब है भाई इन दोनों में? संगलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा वो वाली ऊष्मा जो जरूरत होती है कहाँ से? ठोस से द्रव बनने में। ठोस से द्रव बनने में जो ऊष्मा यूज होती है उसको कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। और द्रव से गैस बनने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या आपको बात समझ आई? बोलो हाँ है ना। द्रव से गैस के बनने में जो ऊर्जा खर्च होती है, केवल अवस्था परिवर्तन में जो ऊर्जा खर्च होती है उसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और उसको कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ और याद करनी है, 3.34 और 22.5 गुणा 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। क्या लिख दिया भाई मैंने? ये संगलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसकी? जल की। जल की संगलन की गुप्त ऊष्मा ये रही, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये रही। याद रखनी पड़ेगी इसको आपको, ये दोनों आपको पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। किसकी गुप्त ऊष्मा ज़्यादा है, संगलन की या वाष्पन की? हैं? दिमाग खराब है? वाष्पन की। वहाँ पर 3.34 है, 22.5 है, ठीक है ना। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक है, मतलब कि जब आपका जो पानी है कहाँ पर पहुँच गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ, अभी भाप नहीं बना। उसको भाप बनाने के लिए, केवल भाप बनाने के लिए, टेम्परेचर बदलने के लिए नहीं, 1 किलो जल को भाप बनाने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इतने जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। 22.5 इंटू 10⁵ समझ पा रहे हो कि नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो याद कर लो इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अवस्था परिवर्तन के लिए इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा या ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन के लिए इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा कि ये किसके बाद यहाँ पर जल के लिए टेम्परेचर होता कितना है, ये मतलब गुप्त ऊष्मा चाहिए होती है, इतनी जूल ऊर्जा चाहिए होती है, वो तो बात सही है। लेकिन क्वथनांक गलनांक दो चीज़ होती हैं, पता है आपको क्या होता है? क्वथनांक और गलनांक। क्या होता है क्वथनांक गलनांक? जिस ताप पर कोई गैस भाप में, मतलब जब कोई द्रव गैस में बदलता है, जिस तापमान में कोई द्रव गैस में बदलता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है, वो तापमान उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। समझ पाए नहीं समझ पाए? दोबारा बता रहा हूँ, जल्दी चलो। वह ताप जिस पर क्या होता है, कोई द्रव क्या करता है, गैस में परिवर्तित होता है। वह ताप जिस पर क्या होता है, द्रव गैस में परिवर्तित होता है। द्रव किस में? गैस में परिवर्तित, क्या कहलाता है? क्वथनांक। और वह ताप जिस पर कोई ठोस क्या करता है, द्रव में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जल के लिए क्वथनांक कितना है? क्वथनांक जल के लिए क्वथनांक है 100 डिग्री और गलनांक 0 डिग्री। ये क्या है? क्वथनांक गलनांक। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, यहाँ पर तो तापमान की बात हो रही है, यहाँ क्या था? गुप्त ऊष्मा। ठोस से द्रव बनने में जितनी ऊष्मा यूज होती है, तापमान नहीं बदलेगा, तापमान 100 का 100 ही रहेगा। जैसे अगर गैस से द्रव से गैस बन रहा है तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कौन से टेम्परेचर पे होती है? 100 पर। जल के लिए 100 पर 100 ही रहेगा वो थोड़ी देर के लिए, केवल अवस्था परिवर्तन करेगा, भाप में बदलेगा जल को, रहेगा तापमान 100 ही। तो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? सारी बातें आसान चीज़ें, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब जो देखो 2 टॉपिक और रह गए, इनको जल्दी समझते हैं हम। सबसे पहला आपको दो चीज़ें अभी तो हमने क्वथनांक समझाया था, तो एक तो वर्ड होता है क्वथन,
क्वथन, क्वथनांक से ही क्वथन से ही क्वथनांक बना है। और एक होता है वाष्पन, क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको एवेपोरेशन, इसको वेपराइजेशन। क्वथन मतलब वेपराइजेशन, इसको एवेपोरेशन। क्या होता है भाई ये एवेपोरेशन? इस वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बोर्ड जब आपके एकेडमिक होता है, एकेडमिक मतलब जब 9th के पेपर दे रहे होते हो तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या होता है वाष्पन? जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से पहले, जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से पहले किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। दोबारा बताता हूं मैं कि जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से पहले गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। अभी भी आपको क्लियर पूरा समझ नहीं आया होगा, मैं ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। जल का क्वथनांक कितना होता है? मतलब कि अगर मेरे पास जल है, अगर मैंने इसका तापमान 100 कर दिया तो ये भाप में परिवर्तित हो जाएगा। सही बात है बिल्कुल, हाँ या नहीं? हाँ सही बात है। लेकिन अभी आपने कटोरी ली, एक क्या ली? कटोरी ली, इसमें पानी भर के रख दिया और छत पे रख दिया। आपने 1-2 दिन बाद आके देखा कि पानी नहीं है उस कटोरी में, कहाँ गया पानी? हाँ, बाष्प बन के उड़ गया। क्या आपकी छत का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है? हैं? हाँ, धूप का 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है क्या? फिर 100 पे बनता है ये तो गैस, भाप, जल 100 पे ही तो बनता है, तो कैसे बन गया? हैं? वही चीज है, कोई भी द्रव जरूरी नहीं है क्वथनांक पे ही भाप बनेगा। क्वथनांक पे तो बनेगा, अगर आपने 100 कर दिया तापमान इसका तो भाप बन ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन धीमे धीमे एक प्रोसेस होता है जो धीमे धीमे होता है। जब कोई द्रव होता है तो वो धीमे धीमे करके हल्का हल्का वाष्पित होता रहता है, धीमे थोड़ा थोड़ा भाप में परिवर्तित होता रहता है। तो वही चीज़ मैंने बताई कि मान लो अगर आपकी छत का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब भी ये भाप में परिवर्तित हो रहा है जल आपका, तो क्वथनांक से पहले तो हो रहा है। तो जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से पहले किसमें, द्रव से भाप में या गैस में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहा जाता है? वाष्पन कहा जाता है। समझ आ गई बात अच्छे से? वाष्पन क्या होता है? ठीक है। अब वाष्पन को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। वाष्पन को प्रभावित करने वाले क्या होते हैं? कारक। 4 कारक हैं, चारों कारक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 2 3 4। क्या है भाई 4 कारक? सबसे पहले क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। तो मुझे ये बताओ एक बात जल्दी से, 1 लीटर पानी मैंने कटोरी में रखा, 1 लीटर पानी मैंने एक गिलास में रखा, कौन सा जल्दी से भाप में परिवर्तित हो जाएगा? कटोरी वाला। क्यों? क्योंकि कटोरी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ज़्यादा जगह मिल रही है भाप बनने के लिए। तो सतह क्षेत्रफल अगर अधिक होगा, सतह का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो वाष्पन भी अधिक होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर वायु, हवा, वायु का प्रवाह अगर तेज होगा तो वाष्पन अधिक होगा या कम होगा? वायु का प्रवाह, हवा अगर तेज चल रही है तो अधिक क्यों होगा? अधिक ही होगा। कम क्यों कर रहे हो? इसका एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने छत पे सुखाए क्या कपड़े? ये आपकी छत है? नहीं, ऐसे नहीं, ये डंडा खड़े हैं, तो ये तार है, इस पे आपने सुखा दी तौलिया, ये तौलिया सूख गई। सही है तौलिया, ठीक है। आपने छत पे तार पे डाल दी तौलिया, तो इसका पानी, इसके अंदर जो पानी है वो भाप में बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? क्या छत का तापमान 100 है? नहीं। अगर इसका पानी भाप में बदल रहा है तो कौन सी प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर? वाष्पन। क्या हो रहा है यहाँ पर? वाष्पन। अब अगर हवा बिल्कुल नहीं चल रही तो तौलिया जल्दी सूखेगी, हवा चल रही है तो तौलिया जल्दी सूखेगी? हवा चल रही है तब। तो हवा, अगर हवा तेज है तो वाष्पन कैसा होगा? अधिक होगा, तेज होगा। तो इस पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सतह क्षेत्रफल ज्यादा होने पे वाष्पन ज्यादा, वायु का प्रवाह ज्यादा होने पे वाष्पन ज्यादा। तापमान, तापमान का क्या फर्क पड़ेगा वाष्पन पे? ज्यादा जल्दी वाष्पन होगा, सही बात है। ये तौलिया सूख रही है कहां पर? हमारे अलीगढ़ में, ये अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ अनमोल की छत, ठीक है।
एक तौलिया सूख रही है मेरे घर पे। मेरा घर पता है कहाँ पर है? कश्मीर में, कश्मीर, ठीक है। ये तौलिया सूख रही है मेरे घर पे, किसकी तौलिया जल्दी सूखेगी? इसकी तौलिया जल्दी सूख जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तापमान ठंडा रहती है, यहाँ तो तापमान कम रहता है। तापमान कम रहता है तो धीमे सूखेगी, तापमान अधिक रहेगा तो जल्दी सूखेगी। तो तापमान अगर ज़्यादा होगा तो बाष्पन अधिक होगा। आर्द्रता, क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्द्रता का। आर्द्रता अगर अधिक होगी तो बाष्पन अधिक होगा या कम होगा? हाँ, क्या? अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो बाष्पन कम होगा या ज़्यादा? हाँ, कम होगा। अब पहले तो ये समझते हैं आर्द्रता क्या है, ठीक है। वायु में नमी का उपस्थित होना आर्द्रता कहलाती है। वायु का नमी में उपस्थित हाँ? नमी का वायु में उपस्थित होना आर्द्रता कहलाती है। सही बात है कि नहीं? अब मुझे ये बताओ कि अगर हमारे जैसे यहीं पे इसी रूम की बात ले लो, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने पानी रख दिया तो उसका बाष्पन होगा, भाप में बदलेगा। अगर यहाँ पर क्या है? नमी है, रूम के अंदर क्या है? नमी। तो उसका बाष्पन अधिक होगा या कम? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बाष्पन होता है ना, जैसे इसका बाष्पन हुआ तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है? आर्द्रता ही तो बढ़ा रहा है वातावरण में। भाई जब ये पानी ऊपर जा रहा है, भाप बन रहा है, और भाप कहाँ है? हवा में। भाप कहाँ है? हवा में। जब हवा में अगर भाप है तो वो आर्द्रता ही तो है। जैसे जैसे अब आर्द्रता अगर ज़्यादा होगी मतलब जगह ही नहीं है, जगह नहीं है ना वातावरण में भाप बनने के लिए, तो उस टाइम पर बाष्पन कम होता है। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, इसका एग्जाम्पल है, क्या पता है आपको? आपने सुना होगा कभी, जब गर्मी पड़ती है तो कूलर लग जाते हैं घर में, लगने चालू हो गए होंगे। अब गर्मी पड़ती है तो कूलर लग जाते हैं, ठंडक मिलती है, बहुत ठंडक मिलती है, मस्त नींद आती है, ठीक है। लेकिन जब आ जाता है बारिश का मौसम, ठीक है, तो कहते हैं यार कूलर काम नहीं कर रहे। अब कहते कि नहीं कहते कि कूलर काम नहीं कर रहे, एसी लगवाना पड़ेगा। क्यों? ठंडक कहाँ चली जाती है कूलर की उस टाइम पर? हैं भाई? अरे भाई ठंडक क्यों नहीं देता है कूलर, ये कहना चाह रहा हूँ। कितनी गर्मी लगती है जब बारिश पड़ रही होती है, बारिश जब बंद हो जाती है कैसी चुप चुप चिपचिपन होती है, हालत खराब हो जाती है, भभका सा निकलता है, बहुत गर्मी लगती है, और कूलर काम नहीं करते उस टाइम पर। कहते कूलर काम नहीं कर रहे हैं। बारिश के बाद की बात हो रही है, बारिश के टाइम पे तो ठंडक सा माहौल रहता है। तो होता क्या, जैसे बारिश पड़ गई, बारिश की वजह से वातावरण में नमी आ गई, बारिश की वजह से वातावरण में, तो अब बाष्पन नहीं होगा। कहाँ का? आपके शरीर के पसीने का। आपके शरीर का पसीने का क्या नहीं होगा? वो चुपका रह जाएगा पसीना, और चिपचिपन करेगा, दिमाग खराब होएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। और वैसे अगर वातावरण में अगर नमी नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? हमारे पसीने का बाष्पन हो जाता है, पसीना उड़ जाता है, तो हमें ठंडक लगती है, मतलब गर्मी नहीं लगती। समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम होता है तो खूब चर्चा करते हैं इस पर हम। तो आर्द्रता अगर अधिक होगी तो बाष्पन कम होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक दो नियम है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं थे, मतलब सिलेबस में नहीं थे, लेकिन उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो और बता देता हूँ मैं इसको मिटा के। अब बच्चों आपको दो नियम समझने हैं। किसका? एक तो बॉयल का, बॉयल का नियम, और एक चार्ल्स का। देख लेना यार, बॉयल ऐसे ये नहीं होगा शायद। एक है चार्ल्स, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम, ठीक है। तो ध्यान से समझोगे, बॉयल और चार्ल्स का नियम बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। तो इसमें होता क्या है, जैसे अगर मान लो ये कोई पिस्टन है, ये मतलब इसको ऊपर नीचे खींच सकता हूँ मैं इसमें, मतलब ये एक ऐसा है पिस्टन है, इसको उठा के ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ऊपर कर दिया तो जगह ज़्यादा हो जाएगी इसके अंदर, दबा दिया तो कम हो जाएगी, हेड पंप की तरह। तो अब अगर मुझे ये बताओ, अगर मैं दाब बढ़ा दूँ, इसमें दाब बढ़ा दूँ तो गैस का आयतन क्या होगा? आयतन मतलब कितनी जगह गिर रहा है, इसके अंदर मैंने कोई गैस भर दी,
इसके अंदर कोई गैस बढ़ दी। अगर मैं दबाव बढ़ा दूं तो गैस क्या कि गैस का आयतन कैसा हुआ, बढ़ेगा या घटेगा? हाँ निश्चित नहीं होता, कम या ज़्यादा हो सकता है। गैस फिक्स है इसके अंदर, मैंने इसको दबा दिया, अंदर दाब बढ़ा दिया, तो गैस का आयतन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, कम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, कम जगह गिरेगा फिर। तो दाब बढ़ाने पे आयतन कम होता है। तो यही बताया चार्ल्स बॉयल ने, यही बताया कि दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के। मतलब दाब बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा। ठीक है क्या नहीं? चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, ऐसे है, ये यूँ मान लो गुब्बारा टाइप है, छोटा बड़ा हो सकता है। अगर मैं तापमान बढ़ा दूं तो इसका आयतन बढ़ेगा या घटेगा? हाँ बढ़ेगा। तापमान बढ़ाने से इसके जो कण है ना वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। कण क्या होंगे? थोड़े दूर दूर, ज़्यादा तेज भागेंगे और दूर दूर हो जाएंगे। हाँ गुब्बारा कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो तापमान बढ़ाने पे आयतन बढ़ता है या घटता है? हाँ बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पे बढ़ता है, घटाने पे घटता है। ये भी बात समझ गए? तो तापमान प्रोपोर्शनल होता है आयतन के, या फिर आयतन प्रोपोर्शनल होता है तापमान के। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? बोलो हाँ या ना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहाँ तक नहीं होगी आपको। मैं बी को इधर लिख ले रहा हूँ, पी को इधर लिख ले रहा हूँ। आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब के, एक ही बात है। आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या है? अपाउंड में लिखा है तो व्युत्क्रमानुपाती, सामने लिखा है तो अनुक्रमानुपाती। क्या है? आयतन दाब के, आयतन व्युत्क्रमानुपाती किसके? दाब के। इसमें क्या है? आयतन अनुक्रमानुपाती किसके? तापमान के। सही बात है? ठीक है, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो B प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T ऊपर रहेगा और P नीचे रहेगा। तो मैं मार खानी है क्या इधर? तो आयतन तापमान ऊपर रहेगा और दाब नीचे रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रेशर को, दाब को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? बी पी प्रोपोर्शनल टी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो यहाँ पर लग जाता है एन आर। एक तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है, ये चीज़ इसके प्रोपोर्शनल हो गई ना, तो मतलब पी को इधर ले आऊँ, टी को नीचे ले जाऊँ। पी को इधर ले आया, टी के नीचे ले आया, तो यहाँ पर ये किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। किसी कांस्टेंट, ऐसे मत समझो, छोड़ो ऐसे रहने दो। हाँ पी ये रहा पी। भाई पी नीचे है, टी ऊपर है। आयतन आयतन दोनों जगह आयतन है, दोनों जगह आयतन है, तो इधर आयतन ही रखा। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, दोनों समीकरणों को, इसको और इसको। तो P नीचे आ गया, T ऊपर आ, T ऊपर। ठीक है, तो P अगर इधर चला जाए, T इधर चला जाए, तो एक इक्वेशन में P B1 P1 अपॉन T1, क्योंकि P उधर गया, T इधर गया, बराबर B2 P2। दो अवस्थाएं अगर दे रखी हैं, उनमें दो अवस्थाओं में इसको तो ठीक है, इससे मतलब न्यूमेरिकल बनेगा नहीं, वैसे मैंने लिखवा दिया है, ऐसा कुछ होता है। बाकी इससे जो बनेगा वो आपसे ये पूछ सकता है, जैसे ये है ना, यहाँ पर अगर मैं P को इधर ले आऊँ, ला सकता हूँ, तो B P प्रोपोर्शनल T हो जाएगा, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के ये बन जाता है NRT। इसको बोलते हैं गैस समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? गैस समीकरण। तो लिख लो इस चीज को। आपसे पूछ सकता है गैस समीकरण कौन सी होती है, तो PV बराबर NRT। लिख लो इन चीज़ों को, इसको लिख लो। ये वाली चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने काम आ सकती है, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत क्लियर है, काम आए। एक न्यूमेरिकल होगा तो मैं समझा दूंगा। ये समझ नहीं आया, समझो ध्यान से। P इधर जा सकता है,
चला गया, ऐसे कैंची गुणा होके क्रॉस मल्टीप्लाई पी इधर पहुंच गया। प्रोपोर्शनलिटी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगता है, फिजिक्स में बताऊंगा बहुत सारे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट के लगाना पड़ता है। यहाँ पर क्या लगाए, एन आर टी, ठीक है, दो चीज़ लगाई एन आर टी। ये कांस्टेंट्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, इक्वल थोड़े ना है। तो इस पर आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके है नहीं सिलेबस में वैसे, लेकिन पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पूछ सकता है, गैस समीकरण कौन सी है, तो पी वी बराबर एन आर टी। याद रहेगा ये बात आपको, ठीक है। बाकी ये दोनों चीज़ याद रखनी है। वॉयल का नियम क्या कहता है, आयतन व्युत्क्रमानुपाती दाब के। चार्ल्स का नियम आयतन अनुक्रमानुपाती तापमान के। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया, इससे हमने ये बना लिया, इसी से हमने ये बना लिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। आप जो पूछ रहे हो, मैंने ये नहीं बताया था क्वथन, तो इसमें बताने वाला कुछ था नहीं। दो चीज़ें क्वथन और बाष्पन। बाष्पन मैंने समझा दिया, क्वथनांक समझाया था ना, क्वथनांक। जैसे जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर दिया जाता है जल का, तो ये भाप में बदल जाता है, तो उसका क्वथनांक है। ये क्या है, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब कोई क्वथनांक पे कोई द्रव जल में परिवर्तित हो रहा है तो उसको क्वथन कहा जाता है। जब कोई द्रव क्वथनांक पर जल में परिवर्तित हो रहा है तो उसको क्वथन कहा जाता है, और क्वथनांक से पहले अगर हो रहा है तो उसको बाष्पन कहा जाता है। क्वथनांक क्या होती है, तेज प्रक्रिया है। क्या है, तेज प्रक्रिया। जैसे ही द्रव का तापमान कितना होगा 100, तुरंत पूरा भाप बन जाएगा। और ये कैसी धीमी प्रक्रिया है, इसमें क्वथनांक से पहले ही वो भाप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन धीमे धीमे होता है। ये नहीं कि एक संग पूरा का पूरा हो गया, थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, ठीक है। तो धीमे धीमे करके होता है बाष्पन, और ये एकदम तेज हो जाता है, ठीक है। इसका तापमान निश्चित होता है। तापमान कैसा होता है, एक निश्चित तापमान पे होता है, निश्चित तापमान पर। और ये इसका कोई तापमान निश्चित नहीं होता है, तापमान निश्चित नहीं होता है, समझ गए। तो यही अंतर है, समझ गए होगे क्या है। तो यहाँ पर ये पहला वाला चैप्टर खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा कुछ भी इससे बाहर क्वेश्चन आएगा आपके केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से। अगर आता है तो उसको हम देख लेंगे क्या करना है उसका, किस तरीके से उसका कंसेप्ट क्या है, पूरा कंसेप्ट ही समझा दूंगा। अगर कुछ नया कंसेप्ट होगा तो बाकी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? 3 चैप्टर हो गए आपके, पहला, तीसरा, चौथा, ठीक है।